हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लोग फ्री क्लास सीरीज में आज चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 यानी कि ये जो पांचवा चैप्टर है, इसमें हम लोग नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले ये नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान सी भाषा में। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, मैंने पहले भी बता दिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करें, जिसे इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का मतलब होता है जिसे रिन्यू किया जा सके, जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सके और जो बहुत समय तक इस धरती पर उन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उन्हें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम से जानते हैं। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, जो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, उनको नवीनीकृत किया जा सकता है। ऐसे एनर्जी सोर्स होते कौन से हैं, कौन से ऐसे स्रोत हैं? तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल आता है सौर ऊर्जा का। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक शायद यहां पर मानव रहेंगे, जब तक मानव को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब ये जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, इसका उपयोग मानव करता है और करता रहेगा। और ये आसानी से इस धरती पर खत्म नहीं होने वाली है। यानी कि जब तक सूर्य रहेगा, डेफिनेटली तब तक पृथ्वी रहेगी। और जब तक पृथ्वी पर एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो जो बेस्ट सोर्स है, जो कभी ना खत्म होने वाला जो सोर्स है, वो हमेशा सौर ऊर्जा रहेगा। तो सौर ऊर्जा एक बेहतर एग्जाम्पल है किसका? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का। इसके अलावा और कौन सी चीज होती है जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और बहुत समय तक उपयोग कर सकते हैं ऐसा ऊर्जा स्रोतों का? तो दूसरी जो एग्जाम्पल आता है, जैसे कि पवन ऊर्जा। धरती पर पवन चलेगी, और अगर पवन चलेगी तो पवन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके मानव जो है अपने जीवन यापन कर सकेगा और बहुत समय तक कर सकेगा और ये धरती पर आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। तो ये जो आपकी पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल है सर? और एग्जाम्पल की तरह से अगर हम लोग बात करें हाइड्रो पावर, यानी कि वो विद्युत जो कि पानी से पैदा की जाती है। कैसे पैदा की जाती है उस पर हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करने चल रहे हैं। अभी आगे के चैप्टर के अंदर, आगे इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम हाइड्रो पावर यानी पानी से ऊर्जा या जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो ये जो जल विद्युत है, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आती है, यानी कि ये आसानी से खत्म नहीं होने वाली है और बहुत समय तक या ये कहें कि मानवता जब तक इस धरती पर रहेगी तब तक इस रिसोर्स का उपयोग कर सकती है, यानी कि जल विद्युत का उपयोग कर सकती है। तो यह भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। थर्मल हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा, यह भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है। जियोथर्मल एनर्जी, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है। तो उन पर अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप कि बच्चों आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। अब आते हैं हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में, या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको जो इस धरती पर एक सीमित मात्रा में मौजूद है, सीमित मात्रा में अवेलेबल है, और एक समय के बाद जब हम इनका दोहन कर लेंगे, इनको कंज्यूम कर लेंगे, तो एक समय के बाद ये धरती से खत्म हो जाएंगे। और जब एक बार ये धरती से खत्म हो जाएंगे तो फिर से इनको रिन्यू नहीं किया जा सकेगा, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा, और फिर ये खत्म हो जाएंगे तो मानो जो इन पर डिपेंड है उसको किसी दूसरे
दूसरे रिसोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे एनर्जी, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो ऐसे ऊर्जा स्रोत, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो एक सीमित अवस्था में, लिमिटेड इस अर्थ पर मौजूद है, एक समय तक जब तक आप इसका उपयोग कर, जब तक ये मौजूद है तब तक आप इसका उपयोग कर लीजिए, और इसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो आप इनका उपयोग नहीं कर सकते, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इनको बहुत समय, लंबे समय तक हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। तो जो चीज इस धरती से खत्म हो जाने वाली है, जो लिमिट है, उसे ही हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम से जानते हैं। उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण की अगर मैं बात करूं इसके, तो कोयला है। कोयला एक सीमित अवस्था में इस धरती पर मौजूद है। अभी हम कोयले से जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और भी खाना बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब यह खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर इसका एग्जाम्पल कहा जाए, आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, एक लिमिट अवस्था में मौजूद है, लिमिटेड मौजूद है इस धरती पर, एक बार यह खत्म हो जाएगा तो दोबारा इसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ गैसेस हैं, वो भी अगर एक वक्त के बाद खत्म हो जाएंगी तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के स्रोत हैं, एक वक्त के बाद ये खत्म हो जाने वाली हैं। तो होप कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए, और मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब बात यह आती है कि मानवता को तो ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है, हर तरीके, उसको फैक्ट्री चलानी है, उसको गाड़ी चलानी है, उसको हवाई जहाज चलाना है, उसको हर जगह ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है। तो अब अगर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि एक वक्त के बाद ये खत्म हो जाएंगे, इनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो हमेशा मानव को तलाश है कुछ ऐसे रिसोर्सेज की, कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज की जो कि जल्दी से खत्म ना होने पाए। यानी कि हम अगर बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में, हमेशा मानव जो है रिसर्च करता रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट, कुछ ऐसी मशीनें बनाता रहा है, कोई कुछ ऐसे तरीके उत्पन्न करता रहा है जिससे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो खत्म हो जाए और हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपना सकें। तो इस चैप्टर में आगे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, और वो उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, और कैसे कैसे इनका उपयोग किया जा रहा है, उस पर हम लोग यहां पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो अगर मैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करूं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में मैं बात करूं, तो सबसे पहला मतलब इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप लोग अगर बात करें, वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पहले भी मैंने बताया, हाइड्रो पावर है, बायोमास है, जियोथर्मल है, ये सब के सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब एक एक हम लोग इस पर देखते जाते हैं और एक एक को समझते जाते हैं कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत हैं, इनमें इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा की हम बात करेंगे। सौर ऊर्जा की हम बात करेंगे कैसे सूर्य से, जो सूर्य का रेडिएशन, पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें आती हैं, सूर्य का जो विकिरण आता है, उसको हम कैसे ऊर्जा स्रोत की तरह से उपयोग में लाते हैं। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके हम सौर से प्राप्त जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, उसका उपयोग एनर्जी रिसोर्स के लिए कर सकते हैं, और भविष्य में कई हजार सालों तक करते रहेंगे, यह खत्म नहीं होने वाली है। तो सौर ऊर्जा को यूज करने के लिए, यानी इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को यूज करने के लिए जो पहली युक्ति अपनाई जाती है, उसे हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? सोलर फोटोवोल्टिक सेल के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल को हम लोग कॉमन भाषा में सोलर पैनल के नाम से भी जानते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि सोलर पैनल्स, बड़े बड़े सोलर पैनल्स इस तरीके से लगे होते हैं, घरों के छतों पे लगे होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, कुछ लोग सड़कों पे लगाए होते हैं। तो ये इस तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं। ये सोलर पैनल्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। यानी कि ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर, एक कंडक्टर होता है, चालक होता है, जिसमें जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है, बहुत ही बिना रुके हुए होता है। एक होता है आपका इंसुलेटर होता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को बिल्कुल नहीं होने
देता। ठीक है, तो एक होता है, क्या मैंने बताया, एक होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर या इसे हम लोग चालक बोलते हैं। तो चालक जो होता है या कंडक्टर होता है, जैसे कि मेटल्स हैं, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि सिल्वर है, जैसे कि लोहा है, तो ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। और ये जो कंडक्टर होते हैं इनमें विद्युत का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो ये चालक कहलाते हैं। एक इंसुलेटर होते हैं जो विद्युत के प्रवाह को बिल्कुल नहीं होने देते, जैसे लकड़ी है, वो क्या हो गया, कुचालक हो गया, या कह सकते हैं कुचालक हो गया, या उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ये हो गया, एक चालक होता है, एक कुचालक होता है। लेकिन चालक और कुचालक के बीच में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जिनके अंदर ना बहुत अधिक चालकता ना बहुत कम चालकता, यानी वो मीडिएट वाले काम करते हैं, यानी कि उनका जो रोल होता है वो बिल्कुल मीडियोकर यूज होता है, यानी कि वो माध्यमिक होते हैं। ठीक है, माध्यमिक होते हैं। तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या हिंदी में बोलते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जैसे एग्जांपल, जैसे चालक का एग्जांपल आपका मैंने बताया कॉपर है, सिल्वर है, और कुचालक का मैंने बताया जैसे लकड़ी है। उसी तरीके से जो अर्धचालक होते हैं, उन अर्धचालक का जो एग्जांपल है वो है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। और भी बहुत सारे अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर है वो है सिलिकॉन। तो ये जो आपका सोलर पैनल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। और भी कई तत्वों से, सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब ये पैनल बना होता है सिलिकॉन से बनाया जाता है, सिलिकॉन की ये इसके अंदर पैनल्स लगाए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब सूर्य की ऊर्जा इन पैनल्स पर गिरती है, जब सौर ऊर्जा या इस पैनल पर गिरती है, तो सौर पैनल पर गिरने पर सोलर पैनल पर, यानी सोलर पैनल पर जब ये सूर्य की ऊर्जा गिरती है, तो होता क्या है कि इसके अंदर जो अर्धचालक होता है यानी सिलिकॉन होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे, वो चार्ज हो गए, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सोलर एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। सूर्य से आने वाली फोटोन जो एनर्जी होती है, सूर्य से आने वाली जो सोलर एनर्जी होती है, उसको ये अर्धचालक एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो उस एनर्जी को लेकर चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो करना शुरू कर देते हैं, उनका वहन होने लगता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, यानी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो जब सौर ऊर्जा इन सोलर पैनल्स पे पड़ती है जो कि अर्धचालकों से बने होते हैं, तो इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो फ्लो करने लगते हैं, और इनके फ्लो से ही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, विद्युत ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। अब इस विद्युत ऊर्जा से आप डायरेक्ट बल्ब जला सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर की जो विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक बैटरी ले लें और उस बैटरी को क्या करें, इस विद्युत ऊर्जा जो कि सोलर पैनल से बनी है, सौर ऊर्जा के कन्वर्ट होने से, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद जो विद्युत ऊर्जा बनी है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई है हमें, उस विद्युत ऊर्जा से हम क्या करें, एक बैटरी जो है वो चार्ज कर लें, और फिर इस बैटरी को चार्ज करके जब जरूरत हो हम इस बैटरी की मदद से हम इस बल्ब को जला सकते हैं, या घर के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आप घर में फ्रिज चलाना चाहें, आप घर के अंदर जो है पंखा चलाना चाहें, कुछ भी आप इससे चला सकते हैं। तो एक जो पहली युक्ति है सौर ऊर्जा को प्राप्त करने की या उसको उपयोग करने की, वो है सोलर पैनल। इन्हें फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, जिसे फोटोन एनर्जी भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और फिर उस विद्युत ऊर्जा से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं या उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो एक तरीका
ये हो जाता है, एक तरीका ये हो जाता है सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने का, ये एक बेहतर तरीका हो जाता है। तो दूसरा तरीका बच्चों होता है सोलर थर्मल से एनर्जी प्राप्त करना, यानी सौर ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसका जो दूसरा युक्ति है, जो दूसरा तरीका है, वो है सोलर थर्मल। अब सोलर थर्मल क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करिए। होता यह है कि कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं हमारी छतों पर या किसी बड़े मैदान के अंदर, ऐसे रिफ्लेक्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके और उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उनको परावर्तित करते हैं, और ये पूरे की पूरी सौर विकिरण परावर्तित होकर एक ट्यूब पर गिरती है, जिसकी वजह से ये ट्यूब क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर बच्चों क्या किया जाता है, पानी को गुजारा जाता है। अब इसके अंदर जब पानी गुजरता है तो यहां तो ठंडा पानी होता है, लेकिन सौर ऊर्जा अवशोषित होकर रिफ्लेक्ट होकर जब इस ट्यूब पर गिर रही है तो यह ट्यूब गर्म हो चुकी है। तो पानी यहां पर आया तब तो ठंडा था, लेकिन जब इन ट्यूब से गुजरने लगता है जो कि काफी गर्म हो चुकी हैं, तो यह क्या होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है और गर्म होने लगता है और गर्म होने लगता है और गर्म होने लगता है, और फाइनली जो है पानी खौलने लगता है और इससे जलवाष्प निकलने लगती है। यह जलवाष्प आगे जाती है, यह स्टीम आगे जाती है, और आगे जाकर जब दूसरे एंड से यह स्टीम यानी कि जलवाष्प बाहर निकलती है, तो यहीं पर एक मशीन होती है जिसे हम लोग टरबाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, टरबाइन के नाम से जानते हैं। टरबाइन जो है वो एक ऐसी युक्ति होती है कि अगर टरबाइन घूमती है तो टरबाइन के घूमने से ही बिजली विद्युत प्राप्त होती है। विद्युत जो पैदा होती है वो टरबाइन के घूमने से ही प्राप्त होती है। तो हमारा एम क्या होता है इसके अंदर कि टरबाइन को जलवाष्प यानी कि जो जलवाष्प होता है, स्टीम होती है, उसके प्रेशर से टरबाइन को मूव कराना। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाता है, टरबाइन कैसे काम करती है अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसे समझिए कि बस इतना अभी समझिए कि टरबाइन अगर घूमेगी कहीं पर किसी भी तरीके से अगर टरबाइन घूमेगी तो उससे विद्युत ऊर्जा बनेगी, उससे विद्युत हमें प्राप्त होगी। तो हमारा एम क्या है, टरबाइन को घुमाना। टरबाइन को हम यहां पर कैसे घुमाते हैं, जलवाष्प से घुमाते हैं। जलवाष्प देखते हैं ना, जलवाष्प में कितनी ताकत होती है। आप अपने घर के अंदर अगर पानी किसी भी बर्तन में रख दीजिए और उसको ढक्कन से बंद कर दीजिए और अपना जो है अपना जो है वो गैस ऑन कर दीजिए, तो कोई थोड़ी देर बाद पानी क्या होगा, गर्म होगा, उबलने लगेगा, और उससे निकलने वाली जलवाष्प आपके ढके हुए बर्तन पे जो ढक्कन लगा होता है उसको उठाकर फेंक देती है, यानी कि उसको गिरा देती है। बिल्कुल अब याद आया ना, अब समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब जलवाष्प में वो ताकत होती है जो क्या कर सकती है कि अगर टरबाइन पर गिरेगी तो टरबाइन पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगी। और मैंने जैसा बताया कि टरबाइन के घूमने से ही विद्युत बनती है, विद्युत हमें प्राप्त होती है। तो हमारा यहां पर एम है टरबाइन को घुमाना। टरबाइन को घुमाने के लिए हम जलवाष्प का उपयोग कर रहे हैं, स्टीम का यूज कर रहे हैं। और स्टीम हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ठंडे पानी को गर्म करके खौलाकर। और ठंडे पानी को हम गर्म और खौलाए कैसे रहे हैं, हम सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके, उन्हें रिफ्लेक्ट करके, उन्हें वापस में परावर्तित करके, ये जो ट्यूब जिसके अंदर से पानी गुजर रहा है उसको गर्म करके, जब वो खूब गर्म हो जाएगा, पानी खूब गर्म होगा, उबलने लगेगा, उससे जलवाष्प बनेगी और जलवाष्प जाकर टरबाइन को घुमाएगी और इससे विद्युत हमें प्राप्त होगी। अब बात यहां पर आती है, तो इस तरीके का जो हम सोलर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे अपनी बिजली को पैदा करते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं, इसे हम इस तरीकों को सोलर थर्मल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सोलर थर्मल बोला जाता है, या सौर तापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सौर तापीय ऊर्जा कहा जाता है, या सोलर थर्मल पावर इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा टरबाइन में कंफ्यूज होंगे बच्चों, तो मैं उसे भी समझा देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्लास आप कर रहे हैं तो आपको एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये समझिए, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टरबाइन एक ऐसी मशीन होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि टरबाइन बच्चों एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर
एक कंडक्टर मौजूद होता है। कंडक्टर का मतलब चालक मौजूद होता है, जैसे कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, इस तरीके का कंडक्टर मौजूद होता है इसके बीच के अंदर। और इस कंडक्टर को चारों तरफ से घेरा जाता है मैग्नेट से, यानी कि चुंबक से घेरा जाता है। तो ये जो चुंबक होता है, इस कंडक्टर को जो बीच में मौजूद है, वो उस कंडक्टर को ये मैग्नेट्स यानी कि ये चुंबक घेरे रहते हैं। अब होता क्या है बच्चों, ठीक है, होता क्या है कि और यहां पर ये टरबाइन के ये खांचे होते हैं, ऐसे ऐसे टरबाइन के खांचे होते हैं। टरबाइन के ऐसे क्या होते हैं बच्चों, खांचे होते हैं, ठीक है, टरबाइन के खांचे होते हैं। अब अगर इस टरबाइन को चाहे तुम हाथ से घुमा दो या इस पर जलवाष्प डालो, जिससे कि ये इन खांचों पर जैसे जैसे वो पंखा होता है ना, पंखा, उसी तरीके से। तो पंखे के एक पत्ती पर खूब तेजी से अगर हवा डालो या पानी डालो तो ये क्या होगा, पंखा नाचने लगेगा। तो अगर पंखा अगर है आपके घर में, तो आप उस पंखे पर बहुत तेज से जो है पानी डालोगे, तो पानी डालने से क्या होगा, पंखे के एक उस पर अगर पानी पड़ेगा तो पंखा जो है उस प्रेशर से घूमेगा, अपनी जगह से मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो फिर दूसरा उसका जो पंखे का जो दूसरा कह सकते हैं पंख है, वो भी घूमेगा, और इस तरीके से वो घूमना स्टार्ट कर देगा। आप उससे हवा से उसको घुमा सकते हो, यानी हवा से मतलब कि बहुत तेजी से कहीं से हवा, उस पर फोर्स से हवा, मान लो आंधी चल रही है, उससे भी आपका पंखा घूमने लगता है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो टरबाइन होती है, उस टरबाइन में ऐसे छोटे छोटे ऐसे पंख खांचे लगे होते हैं या ऐसे पंख बने होते हैं। तो जब इस पर हवा डाली जाती है या पानी डाला जाता है, कुछ भी डाला जाए, लेकिन ये घूमना चाहिए। अगर ये घूमेगा तो घूमने से क्या होगा, ये जो कंडक्टर है यानी कि ये जो चालक है, ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट जो है वो मैग्नेट मौजूद है। तो जब ये घूमेगा तो मैग्नेट इस पर प्रभाव डालेगा और ये चालक उस पर प्रभाव डालेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, और इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। यानी कि जब ये काम, ये एक युक्ति है, ठीक है, ये युक्ति है जिसकी मदद से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कब पैदा होती है, इस टरबाइन से पैदा होती है। ये टरबाइन एग्जैक्टली ये टरबाइन से कैसे पैदा होती है, जब इस टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन घुमाने से क्या होता है, इसके अंदर जो मौजूद कंडक्टर यानी जो चालक होता है, कॉपर से बना हुआ जो बीच का पार्ट होता है, वो जब घूमता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट्स मौजूद होते हैं, वो उस पर प्रभाव डालते हैं। जब वो घूमता है तो वो उस पर प्रभाव डालते हैं। दोनों के प्रभाव की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को आप कहीं पर सीधे घर में बेच सकते हैं, या इससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, या जो भी आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। तो अगर मैं बच्चों सिंपल भाषा में अगर बात करूं, तो ये जो टरबाइंस होती हैं वो क्या है, एक प्रकार की मशीन है, ठीक है, एक प्रकार की मशीन है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, मशीन है जिनके जो दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं। एक बीच में होता है कंडक्टर, चालक, और उसके चारों तरफ होता है मैग्नेट, यानी कि उसके चारों तरफ होता है आपका चुंबक, ठीक है। जब चुंबक के बीच में मौजूद जो चालक होता है, वो जब घूमेगा तो उससे विद्युत हमें प्राप्त होगी, उससे विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, उससे फिर विद्युत बनेगी, विद्युत प्रोड्यूस होगी। अब उसको सबसे बड़ी बात है कि ये घुमाना चाहिए। जब ये घूमेगा अंदर कंडक्टर इस मैग्नेट के अंदर, तभी ये विद्युत प्रवाहित होगी, तभी ये विद्युत बनेगी। तो इसको सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, घुमाना। कैसे घुमाया जाए, अब घुमाने के लिए आप चाहे पानी का यूज कर लीजिए, फोर्सफुल इस पर पानी डालिए इसके पंखों पर, या फिर तेजी से हवा डालिए, या फिर इस पर जलवाष्प डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन ओवरऑल इसकी मदद से आप क्या करेंगे, जब इन पंखों पर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे और ये घूमना स्टार्ट करेंगे, ये घूमेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये कंडक्टर घूमेगा, और जब कंडक्टर घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमारे इस चालक
के अंदर, ये जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी विद्युत उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में, मुझे लगता है कि अगर आपने कंसंट्रेट होकर इस बात को समझा होगा तो अब आपको 100% समझ में आ गया होगा कि आखिर जो है वो कैसे कैसे जो है आपका ये जो टरबाइंस होती हैं वो कैसे विद्युत पैदा करती हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और ये कैसे विद्युत इसमें उत्पन्न होती है। तो हमारा एम आगे की भी अभी जो मैं तरीके बताऊंगा उसमें भी यही रहेगा, टरबाइन घुमाए विद्युत पैदा करें, टरबाइन घुमाए विद्युत पैदा करें, चाहे उसको घुमाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम उसी की मदद से विद्युत जो है वो पैदा करेंगे। आप आगे बात समझ में, इतनी बात हो बच्चों समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा एम क्या होना चाहिए बच्चों, टरबाइन को घुमाना होना चाहिए। टरबाइन घूमेगी, इसके अंदर मौजूद जो है चालक घूमेगा, और अगर चालक घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मूवमेंट स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, यानी विद्युत इसमें पैदा होगी, ठीक है। अब बात हम लोग अगर करते हैं बच्चों, बात हम लोग अगर करते हैं तो ये तो दूसरा तरीका हुआ। तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, इस पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद जो है उसको स्टीम में बदला और स्टीम से हमने क्या किया, टरबाइन को चलाया, फाइनली टरबाइन चली, उससे विद्युत पैदा हो गई, ठीक है, पैदा हो गई। अब जो तीसरा तरीके से सोलर एनर्जी हम लोग बच्चों प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं बच्चों, जो तीसरा तरीका है वो है सोलर कुकर का। सोलर कुकर का, सोलर कुकर इस तरह से दिखता है, इसमें ग्लासेस लगे होते हैं और ये एक ग्लास जो है, ये जो है एक ग्लास का इसमें कह सकते हैं कैप होता है और अंदर जो है आप खाने के पदार्थों को रख देते हैं जिन्हें आपको पकाना होता है। तो अब होता क्या है कि सूर्य की ऊर्जा होती है, इन जो मिरर्स होते हैं, ये जो आपके मिरर्स होते हैं इन पर पड़ती है सौर ऊर्जा और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर जाती है, रिफ्लेक्ट होकर यहां पर जाती है, रिफ्लेक्ट होकर यहां पर जाती है। कहां पर जाती है, इस बॉक्स के अंदर जाती है और इस बॉक्स को हम किस में ढके होते हैं, ग्लास के, यानी पारदर्शी जो ग्लास होता है उससे हम इसे ढके होते हैं, ठीक है। तो जब सौर ऊर्जा इधर आई, इससे जो मिरर होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर इसको पार करते हुए, यानी ये जो मोटी सी जो आपने कैप लगा रखा है उसका ग्लास का, उसको पार करते हुए ये अंदर गई। और याद रखिएगा जो शीशा होता है, जो कि ग्लास होता है, उसकी खास बात ये होती है कि एक बार रेडिएशन को, ठीक है, विकिरण को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। तो एक बार विकिरण जो है इस मिरर से, यानी कि इस दर्पण से टकराया, सोलर रेडिएशन विकिरण, और टकराकर जब ऐसे रिफ्लेक्ट होकर अंदर की तरफ आया, इस बॉक्स के अंदर की तरफ आया, किसको भेजता हुआ, जो ये पारदर्शी ग्लास है उसको भेजता हुआ अंदर आया। तो ये पारदर्शी ग्लास उस रेडिएशन को, उस विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, तो अंदर सारा रेडिएशन अंदर आ रहा है, यानी सारा विकिरण ऊर्जा अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जाने पा रही। तो ऐसी कंडीशन में अंदर का अंदर का ये पूरा का पूरा चेंबर, ये पूरा का पूरा बॉक्स गर्म हो जाता है, खूब गर्म होता है, खूब गर्म होता है। और जब बहुत गर्म हो जाता है तो इसी की गर्मी की वजह से, इसी की ऊष्मा की वजह से इन बर्तनों में जो खाना रखा होता है वो पक जाता है, ठीक है, पक जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सोलर कुकर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे सोलर कुकर के नाम से इसे जाना जाता है, सोलर कुकर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी मदद से हम सौर ऊर्जा की मदद से हम इसमें खाना बनाते हैं, खाने को पकाने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे चेंबर को गर्म करते हैं। गर्म कैसे करते हैं, सोलर रेडिएशन की मदद से। सोलर रेडिएशन यहां आता है, रिफ्लेक्ट होता है, अंदर जाता है और अंदर ये जो ग्लास आपको पारदर्शी ग्लास है वो सोलर रेडिएशन को, विकिरण को अंदर तो आने देता है, बाहर नहीं जाने देता, जिससे कि अंदर ही अंदर ये यहां पर गर्मी बढ़ती जाती है, ऊष्मा बढ़ती जाती है और फिर इस ऊष्मा की मदद से ये खाना पक जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सोलर कुकर। तो सौर ऊर्जा हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, उसके कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, मैंने आपको बताया। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि सीधे सौर ऊर्जा की मदद से हम सोलर पैनल की मदद से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा हमने बताया कि हम सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और उससे हम पानी को गर्म करके उसको जलवाष्प में बदल करके उससे टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन की मदद से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो तरीका मैंने बताया सोलर कुकर का, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने घर का खाना बना सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो होप ये सारी चीजें आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा अगर डेटा की बात करें तो 31 अगस्त 2024 तक भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 89.43 गीगावाट थी। भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा, भारत सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह पर है ना जहां पर कम से कम साल में 300 दिन जो है सूरज जो है वो हमेशा सूरज की ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। भारत उन बेहतरीन देशों में है, उन कह सकते हैं सौभाग्यशाली देशों में है जहां पर साल के 300 दिन जो है वो हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं और इस वक्त भारत की जो क्षमता है, बिल्कुल लेटेस्ट आपको डेटा दे रहा हूं, 89.43 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने की है। ठीक है, अगर मैं बताऊं बड़े बड़े हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स के पार्क बनाए जा रहे हैं, सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें ये सोलर पैनल मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ऐसे सोलर पैनल्स जो हैं वो कई उसमें किलोमीटर में इसको लगा दिया गया है, इस तरीके से लगा दिया गया है और यहां पर जो सूरज की ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसको जो है हम अपनी ग्रिड में, जो बिजली की ग्रिड है उसमें भेजने का काम कर रहे हैं और उससे विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके के इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? इन्हें एग्जैक्टली सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है। इस तरीके के भारत में बहुत सारे सोलर पार्क हैं। भारत में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भाडला सोलर पार्क है। क्या है बच्चों? भाडला सोलर पार्क है जो राजस्थान में मौजूद है, जिसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो कैपेसिटी है वो 2245 जो है वो मेगावाट की है। 2245 मेगावाट की इनकी जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पावागाडा सोलर पार्क है, कर्नाटका में मौजूद है, जिसकी क्षमता 2050 मेगावाट है। मेगावाट की बात की जा रही है यहां पर, गीगावाट की नहीं। ठीक है, मेगावाट की है। तीसरा जो है वो कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, जो तीसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसमें 1000 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, भाडला सोलर पार्क राजस्थान का जो है सबसे नंबर 1 है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर पावर जनरेशन की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेशन अगर कहीं किसी एक सोलर पार्क से होता है तो वो है हमारा भाडला सोलर पार्क। सबसे ज्यादा पावर जनरेशन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सोलर पावर पार्क है और उसका नाम है भाडला सोलर पार्क, राजस्थान में मौजूद है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों विद्युत ऊर्जा, ये दूसरे ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है, तो दूसरा जो ऊर्जा स्रोत है उसको हम लोग किस नाम से कह सकते हैं? हम लोग आपके किस रूप में इसे कहा जा सकता है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको हम लोग जानते हैं वायु ऊर्जा के नाम से या विंड एनर्जी के नाम से हम लोग इसे जान सकते हैं। तो ये जो वायु ऊर्जा है ये कैसे प्राप्त की जाती है इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विंड एनर्जी कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं या वायु ऊर्जा इसे कहा जाता है। विंड एनर्जी में ये जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये जो मैदानों में लगी हुई हैं खूब बड़े बड़े ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये विंड टर्बाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों? विंड टर्बाइंस कहलाती हैं। विंड टर्बाइंस जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं? विंड टर्बाइंस कैसे काम करती हैं बच्चों? होता यह है कि जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार से जब हवा चलती है, जो कितना मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार से जब हवा चलती है, तो ये जो विंड होती है, ये जो हवा होती है, ये जो विंड टर्बाइंस होते हैं, इनके ये जो पैनल्स होते हैं, इनके जो ये पंखे होते हैं, इनसे ये टकराती है। तो जब भी हवा चलेगी ये हवाएं जो हैं इन विंड टर्बाइंस के पंखों से टकराएंगी और जब पंखों से टकराएंगी तो ये इस हवा की वजह से विंड टर्बाइन के ये जो पंखे होते हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं। और जब ये जो विंड टर्बाइंस के पंखे घूमते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें टर्बाइन घुमाना है, चाहे जैसे घुमाना है, पानी से घुमाए, जलवाष्प से घुमाए या हवा से घुमाए। तो यहां पर जो हवा चली, उस हवा से हवा टकराई कहां पर? विंड टर्बाइंस के इन पंखों पर। विंड टर्बाइन के पंखे क्या होंगे? अपनी जगह से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, घूमना स्टार्ट करेंगे और जब ये टर्बाइन
घूमेगी तो आपको मैंने बताया था कि टरबाइन अगर घूमेगी तो टरबाइन के घूमने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, जलवाष्प से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। यहां पर क्या काम कर रहे हैं, जलवाष्प से नहीं बल्कि वायु से, वायु से टरबाइन को घुमा रहे हैं। टरबाइन को घुमाकर हम विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसे विंड टरबाइन कहा जाता है। ये इसके पैनल्स होते हैं, इन पैनल्स के घूमने से, हवा की मदद से जब ये पैनल घूमते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर इस विद्युत ऊर्जा को हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में डाल दिया जाता है, जहां पर यह आपके घरों तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब जो हम वायु से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो विंड टरबाइन को मूव करा के कर रहे हैं। और विंड टरबाइन को मूव कराने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, वायु का, यानी कि विंड्स का यूज कर रहे हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो क्या भारत में ऐसे विंड टरबाइंस हैं या इस तरीके के जो क्या वायु से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है? जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त की जा रही है। अगर मैं 31 मार्च 2024 तक का डेटा दूं तो भारत में इस हमारी जो क्षमता है वो 45.887 गीगावाट की है। और भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। 31 मार्च 2024 तक हम इसकी मदद से 45.887 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब हम इसमें भी कमाल कर रहे हैं। और भारत जो है वो भारत में जो सबसे बड़े इस तरीके की जो मैंने आप लोगों को बात बताई बच्चों, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पार्क बनाए गए हैं। इन्हें विंड एनर्जी पार्क के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है वो विंड एनर्जी पार्क के नाम से जाना जाता है, जहां पे बहुत सारे ऐसे विंड टर्बाइंस लगा दिए जाते हैं। ये घूमते रहते हैं, बिजली पैदा होती रहती है, घूमते रहते हैं, बिजली पैदा होती रहती है। ठीक है, पैदा हो। तो इस तरीके का जो पार्क भारत में बनाया गया है, सबसे बड़ा पार्क जो बनाया गया है वो कच्छ विंड फार्म है। क्या नाम है बच्चों? कच्छ विंड फार्म है। और ये जो कच्छ विंड फार्म है ये कच्छ गुजरात में मौजूद है बच्चों। और यहां पर जो है ये अडानी ग्रुप यानी सुजलान ग्रुप का ये बनाया हुआ जो है वो ये आपका विंड टरबाइन पार्क है, विंड टरबाइन पार्क है। और इसमें 11 विंड से यानी कि वायु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 11,500 मेगावाट की होती है। तो यहां पर 11,500 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त करने वाला विंड ऊर्जा यानी कि आपकी जो वायु से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा पावर प्लांट है? कच्छ विंड फार्म है, जो कच्छ गुजरात में मौजूद है। किसका है? अडानी और सुजलॉन का है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बच्चों है मुपंडल विंड फार्म। मुपंडल विंड फार्म कन्याकुमारी तमिलनाडु में मौजूद है, जहां पे 1500 मेगावाट की ऊर्जा आप विंड से यानी कि वायु से प्राप्त कर रहे हैं, ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं। यानी विंड एनर्जी फॉर्म इसे कहा जाता है। विंड एनर्जी फॉर्म मुपंडल विंड एनर्जी फॉर्म में से प्राप्त कर रहे हैं। जैसलमेर विंड पार्क तीसरे नंबर पर आता है, जो जैसलमेर राजस्थान में मौजूद है। ठीक है, इसकी मदद से 1064 मेगावाट ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 3 भारत के सबसे बड़े विंड एनर्जी फॉर्म हैं जहां से आप विद्युत ऊर्जा बच्चों प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो होप ये बात भी आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद तीसरा जो नेक्स्ट तरीका है बच्चों वो है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है जल के द्वारा यहां पर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। अब जल के द्वारा कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी? तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बड़े बड़े हमारे नदियां होती हैं, तो इन नदियों पर क्या किया जाता है? डैम बनाया जाता है। नदियां क्या होती हैं बच्चों? नदियां बह रही हैं तो इन्हीं पर हम लोग एक कंक्रीट का डैम बना देते हैं। और ये जो कंक्रीट के जो ये डैम होते हैं इनमें क्या होते हैं? गेट्स लगे होते हैं। ठीक है, गेट्स होते हैं, ये पैसेज होता है जहां से पानी बह सकता है। अब क्या हुआ, नदी का पानी आया, ठीक है, यहीं पर रुक गया, आगे जाने ही नहीं पाया, तो उसका जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा। और जब ये जल स्तर बढ़ता जाएगा तो ये इस जो हमारा जो कह सकते हैं डैम होगा, इस पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा ये पानी, क्योंकि सारा पानी यहीं ठहर जा रहा है, तो यहीं पर ये प्रेशर क्रिएट करेगा। खूब प्रेशर जब बनने लगेगा तो इस दरवाजे को, ये जो छोटा सा जो कह सकते हैं गेट होता है, इस गेट को खोल दिया जाता है। जब गेट को खोल दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ये पतले से पैसेज से बहुत तेजी से, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा पानी का फोर्स लग रहा है, बहुत दबाव है जल का, तो ऐसी कंडीशन में जब जल का दबाव बहुत ज्यादा होता है
तो ये जब गेट ओपन किया जाते हैं तो ये जो गेट से निकलकर पानी, ये जो ये गेट खुलने के बाद इस पैसेज से पानी निकलता है और बहुत फोर्स के साथ जो है वो नीचे की तरफ आता है। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं, बहुत फोर्स के साथ नीचे की तरफ आता है और नीचे ही क्या बच्चों बना रखी जाती है, यहीं पर लगा दी जाती है टरबाइन। क्या हो जाती है? टरबाइन। तो जैसे बहुत फोर्स से पानी नीचे आया, बहुत फोर्स से पानी नीचे आया और टरबाइन पर पड़ा, टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देती है और टरबाइन जब घूमना स्टार्ट करेगी तो आपको मैंने क्या बताया था, टरबाइन घूमेगी, आप उसे जैसे घुमाए विद्युत ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो टरबाइन यहां पर किसकी मदद से घुमाई जा रही है बच्चों? यहां पर जल की मदद से घुमाई जा रही है, जल की मदद से घुमाई जा रही है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। तो ऐसी जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे जल विद्युत ऊर्जा या हाइड्रो पावर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो पावर के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो इसी चीज को इसमें भी दिखाया है कि सबसे पहले पानी इकट्ठा किया गया, फिर उसके बाद इस गेट को जैसे मतलब नदी को रोककर पानी इकट्ठा किया गया, यहां पर गेट होता है, गेट खोला गया, बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहुत फोर्स के साथ। और ये फोर्स के साथ जब पानी आएगा तो यहां पर टरबाइन के खांचे लगे होंगे, इस टरबाइन के खांचों पर फोर्स क्रिएट करेगा जिससे ये टरबाइन के खांचे घूमना शुरू कर देंगे। जब ये घूमेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हाइड्रो एनर्जी जो होती है, यानी कि ये जो जल विद्युत ऊर्जा होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है, की जाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं कुछ डेटा की, तो अभी जो भारत में जो स्थापित जल विद्युत क्षमता के मामले की अगर बात की जाए तो विश्व में 5वें स्थान पर भारत है। यानी जल विद्युत जो प्राप्त हम लोग करते हैं उसमें पूरी दुनिया में 5वें नंबर के देश हम हैं, जिससे कि हम जल विद्युत से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च 2020 तक का डेटा जो अभी तक अवेलेबल है उसके हिसाब से भारत की स्थापित उपयोगिता पैमाने की जल विद्युत क्षमता 46,000 मेगावाट है। 46,000 मेगावाट, यानी जो हमारे पास जो डैम हम लोगों ने बना रखे हैं उनसे अगर हम पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने लगे तो अप्रोक्सीमेटली 46,000 मेगावाट ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 12.3% होगी। कितना होगा? 12.3% होगी। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं बच्चों और किस तरह से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा जो नेक्स्ट तरीका है वो बायोमास ऊर्जा। क्या होता है बच्चों? बायोमास ऊर्जा, ठीक है, बायोमास ऊर्जा, ठीक है, बायोमास ऊर्जा। अब ये बायोमास ऊर्जा का मतलब समझ रहे हैं? बायो का मतलब होता है जैविक, ठीक है, जैविक, यानी कि कुछ भी जो भी आप लकड़ी है, आप जो है वो कोई भी पत्तियां हैं, या फिर कोई भी आपके घर का कूड़ा कबाड़ है, या आपके घर से निकलने वाला जो है वो वेस्ट मटेरियल है, अगर इन सब को जो कि बायोलॉजिकल हो, जो कि जीवों से प्राप्त किया जा रहा हो, पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा रहा हो, तो इस तरीके के वो अपशिष्ट पदार्थ जो कि जीवों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, जानवरों का मल हो, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम लोग बायोमास एनर्जी या बायोमास ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोमास ऊर्जा या बायोमास एनर्जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, घर का कूड़ा निकल रहा है, लेकिन अगर उसमें उस घर से निकले कूड़े में जो वो कूड़ा या वो अपशिष्ट पदार्थ जिसमें जिसका जो स्रोत है वो जीव होना चाहिए, पेड़ पौधे या जानवर होने चाहिए, तो उसी से अगर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे बायोमास ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो इसको प्राप्त करने का जो पहला तरीका है वो पहला तरीका यह होता है कि जो भी जैव मास होता है, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आपके जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कृषि में आप पेड़ पौधे की जो डंठलें बच जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा लकड़ी है, या फिर आपके घरों से निकलने वाला जो क्या कहते हैं कि बायो वेस्ट है, ठीक है, बायो वेस्ट है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ है, या मल है, ठीक है, इन सब को इकट्ठा किया जाता है और इनको इकट्ठा करके क्या किया जाता है बच्चों? इनको जलाया जाता है। इनको जब जलाया जाता है तो इनके जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? उनसे हम क्या करते हैं कि पानी, ठीक है, पानी की सप्लाई की जाती है, और फिर उससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की पानी की सप्लाई की जाती है, और फिर ये पानी जो होता है
समझ रहे हैं, ये पानी ट्यूब से गुजारा जाता है, ट्यूब से गुजारा जाता है। पानी जब ये सारा का सारा बायोमास यानी कि ये जो जैव ईंधन है जब ये जलेगा तो इससे ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, और ये ऊष्मा क्या करेगी, इन ट्यूब्स को गर्म करेगी, और इन ट्यूब्स में ठंडा पानी बह रहा है। जब ठंडा पानी यहां जाएगा, जब इसको ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, तो ये ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होते 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 जलवाष्प में बदल जाएगा। जलवाष्प में बदलने के बाद क्या होगा, बहुत तेजी से इस चेंबर में आएगा और टरबाइन पर गिरेगा। फिर वही वाली बात आ गई, टरबाइन घूमेगी, बिजली पैदा होगी। तो यहां पर हमने क्या बताया था बच्चों, टरबाइन हमें घुमाना है। टरबाइन को घुमाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, टरबाइन को घुमाने के लिए आप जलवाष्प का उपयोग कर रहे हैं। जलवाष्प किस तरह से आप जलवाष्प कैसे बना रहे हैं, जलवाष्प हम जल को गर्म करके बना रहे हैं। ठीक है, जल को कैसे गर्म कर रहे हैं, जो हमारे घरों से या हमारे जो उद्योगों से या हमारे खेतों से निकलने वाला जो बायोमास है, जो जैविक ईंधन है, उसको जला के प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां पर जलाया, इस पूरे ट्यूब को गर्म किया, ट्यूब के अंदर रखा, पानी गर्म हुआ, जब ये पानी गर्म हुआ स्टीम में बदला, जलवाष्प में बदला, और फिर ये जलवाष्प आकर टरबाइन को घुमाएगी, और फिर उससे क्या होगा बच्चों, विद्युत ऊर्जा पैदा होगी, और ये विद्युत ऊर्जा हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। इससे निकलने वाला जो धुआं होगा वो जो है बाहर बाद में रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अब आप ये सवाल करेंगे तो सर ये जब जलेगा तो इससे क्या होगा, क्या वायु प्रदूषण होगा? बिल्कुल होगा, वायु प्रदूषण होगा, लेकिन जो हमारे घरों से निकला हुआ वेस्ट था उसको हम जलाकर यहां पर खत्म भी तो कर रहे हैं। तो एक प्रदूषण उधर हम खत्म कर रहे हैं, उसको हम यहां पर खत्म कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो दूसरा प्रदूषण हो रहा है। तो कंपैरेटिवली इस प्रदूषण से ये वाला प्रदूषण, ये भी प्रदूषण है, लेकिन इससे ये वाला जो प्रदूषण है ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो हमारे लिए और खतरनाक है। तो इससे अच्छा है कि इसको हमने क्या किया, इसमें बदला, जिससे कि इसकी ऊष्मा का प्रयोग, इससे हमने इसकी ऊष्मा का प्रयोग कर लिया विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में, और फिर जो थोड़ा बहुत इससे प्रदूषण हुआ उसको तो हमें झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत क्लीन एनर्जी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है ये हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको मैनेज करने का एक तरीका है। ठीक है, इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये प्रदूषण करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये बातें हैं। तो इसके ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, ये बायोमास एनर्जी का। हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो भी हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, बायो वेस्ट, जिसे हम लोग जैविक, जो हमारी सब्जियां होती हैं, तरकारियां होती हैं, उनसे जो वेस्ट निकल रहा है, हमारे एग्रीकल्चर जो वेस्ट निकल रहा है, हमारे जो ये गाय भैंसे जो है अपना वो दे रही हैं, क्या फैकल मटेरियल दे रही हैं, यानी कि उससे जो मलमूत्र दे रही हैं उससे, ठीक है, हमारे खाने से निकलने वाला वेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, एक टैंक में इकट्ठा की जाती हैं। किसमें इकट्ठा की जाती हैं बच्चों, एक टैंक में इकट्ठा की जाती हैं। ये टैंक में जब इकट्ठा होती रहती हैं तो यहां पर कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं जिन्हें मेथनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये जो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनको सड़ाते हैं। किसको सड़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वेस्ट यहां पर इकट्ठा हो रहा है ना इस टैंक के अंदर, इसको सड़ाते हैं, खूब सड़ाते हैं, और फिर इससे क्या निकलती है बच्चों, मीथेन प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है बच्चों, मीथेन प्राप्त होती है। और ये जो मीथेन प्राप्त होती है, और भी कुछ गैसेस होती हैं, लेकिन मेनली क्या होती है बच्चों, मीथेन होती है। तो मेनली जो हम लोग बात करेंगे इसमें से जो गैस प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, मीथेन। इसके अलावा कुछ और भी गैसेस होती हैं, लेकिन मेनली मीथेन गैस होती है। इसी मीथेन को बच्चों हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं। अब ये बायोगैस जो हमें प्राप्त होती है इसको हम डायरेक्ट जला सकते हैं, और डायरेक्ट जलाकर इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर का खाना प्राप्त कर खाना जो है वो बना सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि बायोगैस कहते हैं। तो इस बायोगैस जो वो होते हैं, बायोगैस कह सकते हैं, बर्नर्स होते हैं, ठीक है, चूल्हे होते हैं, तो उन चूल्हों में हम डायरेक्ट इस बायोगैस का उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करके और इससे हम खाना बना सकते हैं। इसके अलावा इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट आप बिजली का बल्ब नहीं जलाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस बायोगैस की मदद से आप पानी उबालेंगे, पानी से जो स्टीम जनरेट होगी, ठीक है, स्टीम जनरेट होगी, उससे टरबाइन, वही वाली जो पुरानी प्रोसेस है, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और फाइनली आप
आपके घर के बल्ब जलेंगे। तो ये डायरेक्ट नहीं कि बायोगैस से सीधे आप जो है वो बिजली का बल्ब जला देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले बायोगैस की मदद से आप क्या करेंगे, पानी को बायोगैस जलाएंगे, पानी गर्म होगा, पानी जो है वो जलवाष्प में बदलेगा, जलवाष्प टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन से फिर टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आ रही बात समझ में? इसके अलावा इसी बायोगैस की मदद से, बायोमीथेन की मदद से हम लोग आजकल कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गैस ग्रिड में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। गैस ग्रिड में यानी इससे कार वगैरह भी चलाई जा सकती है और फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इस गैस के अलावा, उसको हम लोग फर्टिलाइजर की तरह से अपने सॉइल में यानी कि अपने खेतों के अंदर एक कह सकते हैं कि जैविक खाद की तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बायोगैस का उपयोग हम लोग ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो इस एक ये जो आपका जो वेस्ट मटेरियल बचता है, इसका जो रिमेन बचता है, उसे हम लोग अपने किस तरह से यूज कर सकते हैं, अपने खेतों में जो है डालकर उसे हम लोग एक बढ़िया उर्वरक की तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो ये तरीका अपनाया जाता है बायोमास एनर्जी की बात की जाए, ठीक है। भारत की अगर बात की जाए डेटा के हिसाब से, तो भारत की कुल बायोमास क्षमता जो होती है बच्चों, लगभग 18,000 मेगावाट की है। 18,000 मेगावाट का अनुमान है, जो प्रति वर्ष लगभग 1,46,500 यूनिट बिजली पैदा कर सकती है। आपके घर में जो यूनिट से बिजली आती है ना, वही यूनिट की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। तो सालाना इतनी हम बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोमास ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मदद से 1,46,500 मिलियन यूनिट हम इससे पैदा कर सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा स्रोत है। और दूसरा, ये एक तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट भी है, यानी कि आपके घर में अपशिष्ट प्रबंधन भी है, कि जो भी आपके घर का वेस्ट निकल रहा है उसका प्रबंधन कर दिया जा रहा है, उसको यूटिलाइज कर दिया जा रहा है। तो आपके घर में कूड़ा करकट भी नहीं इकट्ठा होने पाएगा, और उसका यूटिलाइजेशन जो बचेगा उससे गैस हम बना लेंगे, और जो भी और उसके बाद भी बचेगा उसको हम लोग खेतों में यूज कर लेंगे जैव उर्वरक की तरह से। तो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों, ये सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, वो आता है भूतापी बिजली संयंत्र। भूतापी बिजली संयंत्र में क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा पहाड़ियों पे, कभी कभी बहुत ज्यादा रेगिस्तानी मैदानों पर, या कुछ और भी जगहों पर आपने देखा होगा कि गर्म पानी के स्रोते निकलते हैं। गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं, यानी पानी जो है वो किसी जगह से झरना निकल रहा होता है, या पानी यही जमीन से निकलता है, और जब वो पानी निकलता है तो आप जब उसे छुएंगे तो जल जाएंगे, इतना पानी गर्म होता है। ये कई भूतापी जो हमारी अर्थ के नीचे जो है वो कई कारण होते हैं, ठीक है, कई कारण होते हैं। उसकी वजह से हमारे जो अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी होती है, उसके पृथ्वी के नीचे कई मीटर या कई किलोमीटर नीचे जो है वो कुछ ताप ऊर्जा मौजूद होती है। कई कारण उसके हो सकते हैं। हो सकता है वहां पर कुछ रेडियो एक्टिव, यानी कि कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हों, उसकी वजह से हो, या हो सकता है कोई भूगर्भीय घटनाएं हुई हों पुराने जमाने में, उसकी वजह से हो। तो कुछ भूगर्भीय घटनाओं की वजह से या रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से क्या होता है कि एक ताप उत्पन्न होता है हमारी धरती के नीचे, और वो जो ताप होता है वो धरती के नीचे जो पानी मौजूद होता है उसको गर्म कर देता है, और फिर वो जब गर्म पानी क्या होता है, कहीं से भी मौका पाता है तो वहां से निकलना शुरू हो जाता है, और हम उसे कहते हैं कि ये गर्म पानी का स्रोत है, ये गर्म पानी का झरना है, ठीक है। तो तो ये जो गर्म पानी का झरना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जब गर्म पानी का झरना अगर हमें कहीं पर मिल जाता है, किसी पहाड़ी पर मिल जाता है, किसी रेगिस्तान में मिल जाता है, तो हम उसके स्रोत का पता लगाते हैं, और उसके स्रोत का जब हम लोग पता लगाते हैं तो ये जो हॉट वाटर होता है इसको निकालने के लिए ट्यूब्स लगाई जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्यूब डाली जाती है, और ये जो पानी होता है, ये हॉट वाटर जो गर्म रहता है, इस ट्यूब के जरिए जलवाष्प के माध्यम से, ठीक है, जलवाष्प के माध्यम से, भाई ऐसे तो पानी नहीं निकलेगा, बल्कि बहुत ही प्रेशर के साथ, यहां पर खूब गर्म होता है, यहां पे खौलता रहता है पानी, खौलता रहता है, खूब गर्म रहता है, खौलता रहता है पानी, और इस पानी से जो जलवाष्प निकलती है वो बहुत तेजी से इस ट्यूब के जरिए यहां पर पहुंचती है, और फिर उसकी मदद से फिर वही काम टरबाइन घुमाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद
पानी गर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पानी गर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नेचुरल तरीके से, जो प्राकृतिक रूप से पानी जो है गर्म नीचे से, जमीन के नीचे से आ रहा है, भूतापीय ऊर्जा की वजह से आ रहा है, ठीक है, उस गर्म पानी के जलवाष्प को, उस गर्म पानी के स्टीम को हम यूटिलाइज कर लेते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, और टरबाइन अगर घूमती है तो इससे फिर विद्युत उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, इसे बोला जाता है भूतापीय बिजली, भूतापीय ऊर्जा, क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा इसे कहा जाता है। क्या होता है, हमारे कुछ कुछ जगहों पर, हर जगह ये नहीं पाया जाता है कि कहीं पर भी आप बना सकते हैं, कुछ पहाड़ों पर, कुछ रेगिस्तान वाली जगहों पर, कुछ और भी जगहों पर कुछ ऐसे हॉट वाटर के यानी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं, या वो खौलते हुए पानी के स्रोत पाए जाते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है, जहां से लगातार पानी जलवाष्प के रूप में निकलता रहता है। तो यहां पर एक ट्यूब लगाकर, पाइप लगाकर इस जलवाष्प को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उस जलवाष्प की मदद से, उस जलवाष्प के फोर्स से हम टरबाइन को घुमाते हैं, और उससे विद्युत, टरबाइन जब घूमती है तो बिजली पैदा होती है। तो जब जब हम लोग भूतापी ऊर्जा की मदद से हम टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापी बिजली बोलते हैं, भूतापी विद्युत बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई जगह पर बिजली प्राप्त की जा रही है, बिजली बनाई जा रही है, विद्युत उत्पन्न की जा रही है, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पर यह बात याद रखनी होगी, हम हर जगह इसको नहीं यूज कर सकते। जहां पर ऐसा मामला देखा जाता है, जहां पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स मौजूद होते हैं, जहां पर इस तरीके का नेचुरल प्लेसेस मौजूद हैं, जो प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं, जहां पर गर्म पानी के झरने निकल रहे होते हैं, वहीं पर हम इसका उपयोग करते हैं, वहीं पर हम संयंत्र लगा देते हैं, और उसकी मदद से हम टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर भूतापीय ऊर्जा की बात की जाए तो इसके बारे में अगर एक डेटा ले लें हम लोग, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है, इसमें वही वाली बातें जो मैंने आपको समझाई है, वही बात यहां पर लिखी है कि भूतापीय बिजली संयंत्र पृथ्वी के अंदर से मिलने वाले गर्म पानी या भाप का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं। भूतापीय ऊर्जा को जियोथर्मल पावर भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में जियो का मतलब पृथ्वी और थर्मोस का मतलब ताप होता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के निर्माण, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय और सतह पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा से पैदा होती है। तो जो बात मैंने बताई थी कि नेचुरल होते हैं और इनको प्राप्त किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी सोर्स माना जा रहा है, और हाइड्रोजन क्योंकि हर जगह अगर ब्रह्मांड की हम लोग बात करें तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा तत्व अगर कोई पाया जाता है तो वो हाइड्रोजन मौजूद है। तो अगर हम हाइड्रोजन का उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर सकें तो इससे बेहतर स्रोत तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और ये ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं। कल अगर किसी ग्रह पर हम लोग चाहते हैं, मंगल पर जाते हैं, किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में जाते हैं, किसी दूसरे गैलेक्सी में हम जाते हैं, तो वहां पर भी हाइड्रोजन मौजूद होगी। तो अगर हम हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर लें तो इससे क्लीन, इससे बेहतर ऊर्जा स्रोत कुछ हो ही नहीं सकता, और सबसे ज्यादा इफिशियंट सोर्स है, सबसे बेहतर स्रोत है, सबसे ज्यादा अगर पर ग्राम की बात करें तो पर ग्राम अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो जितने भी ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे कहीं अधिक ऊर्जा जो है हमें हाइड्रोजन से प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से ऊर्जा अगर हम प्राप्त करना चाहें तो उसका एक बेहतर तरीका है, हाइड्रोजन से अगर हम ऊर्जा प्राप्त करना चाहें तो उसका एक बेहतर तरीका होता है, उसे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है, जिसमें हम हाइड्रोजन को का उपयोग करते हैं ऊर्जा स्रोत की तरीके से। इसके अलावा हम इसको यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर की तरह से, ऑक्सीकारक की तरह से हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो एक ये पूरा ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डाली जाती है, एक तरफ से ऑक्सीजन डाली जाती है, ठीक है। फिर इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं। ये एग्जैक्टली एनोड पर होता है, ये कैथोड पर होता है, और इस अभिक्रिया से क्या होती है बच्चों, विद्युत उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और फिर इससे ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। और इसी ऊर्जा की मदद से हम चाहें तो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और बैटरी को चार्ज करके हम किसी भी गाड़ी को, किसी भी टैक्सी को, किसी भी ट्रेन को, कुछ भी हम चला सकते हैं। तो इस तरीके का तो हाइड्रोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम एक तरफ से हाइड्रोजन
इंसर्ट करते हैं, दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन डालते हैं, और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो उसकी मदद से, इनकी अभिक्रिया की वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इससे जो विद्युत प्राप्त होती है उससे हम बैटरी चार्ज करके किसी भी कार को, किसी भी मोटरसाइकिल को, किसी भी संयंत्र को हम चला सकते हैं। तो इस तरीके का जो एक युक्ति होती है उसे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। अब ये बात याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती हैं तो इनके अभिक्रिया करने से H2O बनता है। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती हैं तो इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पानी होता है, H2O बनता है। और H2O तो हमारे लिए किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी होती है ये एक तरीके से एक अच्छा ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है? लाभदायक है। हमारे पर्यावरण के लिए भी जो है वो बेहतर है। आ रही बात समझ में? बेहतर है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं। अब इनको कारों वगैरह में इस तरह से यूज किया जाता है। यहां पे हाइड्रोजन भरवाया, यहां पे ये हाइड्रोजन टैंक हो गया बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन टैंक हो गया, और फिर एक तरफ से हम लोग इसमें ऑक्सीजन डालते हैं। तो हाइड्रोजन यहां से टैंक से होता हुआ ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल में गया। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और फाइनली क्या हो गया? वाटर जो है वो बाहर निकला इसके बाई प्रोडक्ट की तरह से। ऑक्सीजन इसके अंदर डाली गई तो हाइड्रोजन इस टैंक में भर दिया गया, इस कार के टैंक के अंदर, और इस कार के टैंक के अंदर हाइड्रोजन भर के हमने इसको सप्लाई कर दी इस फ्यूल सेल के अंदर। इधर से हमने ऑक्सीजन डाली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की। इनके अभिक्रिया करने की वजह से क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, बाई प्रोडक्ट बना पानी, और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग कर लेते हैं बैटरी को चार्ज करने में। बैटरी चार्ज हो गई और इस बैटरी की मदद से हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है, बैटरी जैसे कि हमारी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वो बैटरी से ही चल रही है। तो वहां पे बैटरी चार्ज करने के लिए हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट चार्ज करते हैं। यहां पर आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से आप क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके और उससे बैटरी चार्ज करके अपनी कार को चला सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी आजकल उपयोग में लाया जा रहा है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है बच्चों कि हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त कैसे की जाएगी? हाइड्रोजन बच्चों प्राप्त कैसे की जाएगी? तो हाइड्रोजन को प्राप्त करने का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया तरीका है हाइड्रोजन को प्राप्त करने का। हमारा जो स्रोत है वो पानी H2O है। इसमें अगर हम किसी भी तरीके से बच्चों अगर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ दें यानी स्प्लिट कर दें तो हाइड्रोजन अगर अलग हो जाए और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए, तो ये हाइड्रोजन हम अगर अलग कर सकें यानी पानी से हाइड्रोजन को स्प्लिट कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें, हाइड्रोजन को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें, और इस हाइड्रोजन को अलग करके अगर हम इसको स्टोर कर लें तो हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं और फिर इस हाइड्रोजन का उपयोग हम अपने फ्यूल सेल में कर सकते हैं। लेकिन इस पानी को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, इससे हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए आपके कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए पानी को तोड़कर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको तोड़ने के लिए हम लोग किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करें, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करें, विंड एनर्जी का उपयोग करें, ठीक है, यानी कि हमारे जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग करें, और इस ऊर्जा की मदद से यानी सौर ऊर्जा की मदद से, पवन ऊर्जा की मदद से, ठीक है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की मदद से हम क्या करें? जल को यानी कि पानी को, H2O को तोड़कर हाइड्रोजन को अलग कर लें। तो इससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग जानते हो किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह नहीं होता है कि ग्रीन होती है, हरी होती है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम प्राप्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो पानी को तोड़कर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पानी को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं वो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। किसको? पानी को तोड़कर उससे हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए। तो अगर पानी को तोड़कर हाइड्रोजन प्राप्त की जाए, किसकी मदद से प्राप्त की जाए बच्चों?
किसकी मदद से प्राप्त की जाए? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की मदद से हम अगर हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं पानी को तोड़कर, तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हरित हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम हरित हाइड्रोजन प्राप्त कर लें और फिर उसका उपयोग अपने जहाजों में करें, अपनी गाड़ियों में करें वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से, तो फिर क्या बात है? पता लगा कि हम लोग क्या है कि इधर हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषण नहीं होगा और साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत प्राप्त ऊर्जा स्रोत जो शायद कभी ना खत्म हो, सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में कभी ना खत्म हो, ठीक है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हाइड्रोजन का हम उपयोग कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह से, और हाइड्रोजन को जो हम ला रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम यूज कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का, यानी कि आपके जो है वो सोलर एनर्जी का या विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करके हम उसका उपयोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर करने जा रहे हैं। तो बच्चों होप कि ये सारी बातें आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो होप आपने इस क्लास को बच्चों एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को आप लोगों को मिली होंगी। तो हम लोग आज इसमें यही इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास और भी अच्छी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।